तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चे। तो अब हम लोग लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग देखते जरा क्या होता है एक पेयर ऑफ इक्वेशन। तो पेयर ऑफ इक्वेशन के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होती है, मान लो एक पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होता है जिसमें हम लोग वेरिएबल के बारे में बात करते हैं, जैसे वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं पेयर ऑफ टू, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं कि जो भी चीज चेंज होती है एक्स एंड वाई एंड जेड, अगर तीन है तो हम लोग अभी टू वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम टू वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं एक्स और वाई। ये वो चीज़ है जो चेंज हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करूँ जिसमें ये एक्स एक्सिस होता है आपका, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो ये दोनों चीज़ ही आपकी यहाँ पर वेरिएबल है। जैसे जैसे एक पॉइंट को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, मान लो ये x1 पॉइंट है आपका और ये x2 पॉइंट है आपका, दिस इज x1 x2 x1 y1, और ऐसे एक और मैं कंसिडर कर लेता हूँ पॉइंट हमारा, ये हमारा x1 पॉइंट है और ये हमारा y1 पॉइंट है। ऐसे ही हमारा x2 पॉइंट है और ये हमारा y2 पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट है आपके यहाँ पर x2 y2, ये दो पॉइंट है आपके पास। जैसे यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर ढंग से देखोगे तो कि भाई आपका x जो है वो चेंज हो रहा है, कभी x1 है कभी x2 है, ऐसे आपका y चेंज हो रहा है, कभी y1 है कभी y2 है। तो ये दोनों चीज़ आपकी यहाँ पर वेरिएबल कंसिडर की जाएगी, ठीक है ना। तो फिक्स्ड क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, तो इसको बाकी इसके अलावा जैसे हम लोग कंसिडर करते हैं, फिक्स्ड का मतलब क्या है, फिक्स्ड कॉन्स्टेंट या कॉन्स्टेंट कह लो इसी चीज़ को। तो वो क्या चीज़ होती है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और a हो गया एंड b हो गया, दीज ऑल आर दी कॉन्स्टेंट। ये सारे के सारे हम कॉन्स्टेंट बोलेंगे कि इनको हम फिक्स्ड वैल्यू बोलेंगे। a b c भी हमारे आपने यहाँ पर देखोगे, अगर आप यहाँ पर एक और चीज़ बात कर लेते हैं, जैसे a b c ये कॉन्स्टेंट तो है बट अपने आप में चेंज हो सकते हैं। कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू, जैसे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, पर ये कॉन्स्टेंट ही कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इनको हम कॉन्स्टेंट बोलेंगे। तो ऐसे टाइप के कॉन्स्टेंट को आल्सो नोन एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। चलो, तो ये हो गया। तो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आपके पास दो वेरिएबल है तो उस इक्वेशन को हम लोग कैसे देखेंगे, तो ये चीज हमारे सामने है आपका। तो जरा इसी इक्वेशन को हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करना है तो हम लोग दो वेरिएबल को कंसिडर करेंगे और उनमें आपस में एक रिलेशनशिप बनाएंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये मैं बना देता हूं यहां पर, जैसे a x b y और c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म। तो ये हमारी एक जनरल फॉर्म है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी। यहां पर हम लोग a और b और c आर दी कॉन्स्टेंट, वेयर a b and c are constant, ठीक है ना। यहां पर अगर आपसे कोई बोलता है कि कोफिशिएंट ऑफ x इज कैपिटल A और सेम कोफिशिएंट ऑफ y इज कैपिटल B एंड c को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट कह लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो इट इज अ कांस्टेंट विच इज c। तो ये हमारा एक कोफिशिएंट डिफाइन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 5, है ना। तो ये एक जनरल फॉर्म में हम लोग देखेंगे तो इक्वल टू में 0 है, तो आप इसको इक्वल टू में 0 कंसीडर करवाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको उस तरफ ले जाओ। तो 2x + 3y माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द काइंड ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना। इसको इससे हम रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये a है, ये b है और ये c है। तो इसी चीज को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो वेयर कोफिशिएंट ऑफ x is 2 and coefficient of y is 3 and coefficient of constant is -5, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस में c है और यहाँ माइनस का 5 है, तो इट इज -5। तो ये हमारा एक इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये इक्वेशन लीनियर है या कैसी है वो चीज़ हम लोग को डिफाइन करनी है यहाँ पर। तो दिस इज द लीनियर काइंड ऑफ
दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज लीनियर इक्वेशन। क्यों इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं? अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, जैसे ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास, तो इसी चीज़ को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे आप कंसीडर कर लो एक बॉक्स बना के हम लोग x और y की वैल्यू डिफाइन करते हैं यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ x लिखता हूँ, यहाँ y लिखता हूँ, और x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 0। तो वहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 0, तो ये 0 इंटू में 3y इज इक्वल्स टू 5। तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ देखोगे तो 3y, ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5/3। और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.66। तो 1.66 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 0 है तो इट इज 1.66। ऐसे y की वैल्यू अगर 0 है, y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ यहाँ पर, तो y की वैल्यू 0 रखोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3y, y की वैल्यू 0 बराबर में 5, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 5, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 5/2 विच इज आल्सो 2.5। तो अगर y की वैल्यू 0 है तो इट इज 2.5, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो अब इसी चीज़ के लिए हम लोग ग्राफ बना के देखते हैं यहाँ पर कि इसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो तो ग्राफ कैसे बनाएंगे वो चीज़ देखो यहाँ पर। तो हमें पता है जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी है आपकी 1.66। तो y की वैल्यू आपकी कितनी है 1.66। मैं यहाँ कहीं कंसीडर कर लेता हूँ ताकि हमारा ग्राफ क्लियर बन जाए। तो 1.66 ही हो जाएगा, और y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू हमारी 2.5 है, तो ये यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं। अब इन दोनों लाइनों को आप मिलाओगे, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाओगे, तो ये हमारा x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 1.66, और ये y की वैल्यू 0 थी और x की वैल्यू 2.55। तो ये एक लीनियर इक्वेशन हमारी आ गई जो रिप्रेजेंट कर रही है कौन सी इक्वेशन को, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन पे, वो सारे के सारे इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। कोई भी पॉइंट आप बोलोगे इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे आप ऐसे जज कर सकते हो, तो ये चीज याद रखना। तो हम कह सकते हैं, मान लो कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर हियर, लेट अ पॉइंट ऑन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। लेट अ पॉइंट में यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, पॉइंट में लिख देता हूँ 2,3 इज सेटिस्फाइड और नॉट, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे और राइट हैंड साइड को देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2x प्लस 3y है, उसमें हम लोग ये पुट कर देंगे x की जगह पर और y की जगह पे 2 और 3, और y इधर देखोगे आप अगर तो इधर 5 है आपके पास RHS में, दिस इज RHS में आपके पास 5 है और LHS में आपके पास 2x प्लस 3y है। तो यहाँ पर आप देखते हो मेरे साथ, समझोगे अगर इसको, तो आपके पास ये पॉइंट यहाँ पर मैं रखता हूँ, तो ये हो जाएगा अपना 2 इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में 3, तो इट इज 4 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 13, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि RHS में आपके पास 5 है और LHS में आपके पास 13 है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो point 2,3 is not lie on line। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, इस लाइन पर ये लाइन नहीं करेगा आपका। अच्छा एक और पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, तो लेट 1,1 ऑन लाइन दिस 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 लाई करता है नहीं करता, तो हम लोग देख लेते हैं कि ये वाला पॉइंट आपका करता है नहीं करता। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था 2x प्लस 3y और राइट हैंड साइड में तो 5 था हमारा। तो ढंग से देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ बेटा 1,1, तो हमारा पास आ जाएगा 2 1 3 1, तो ये हो जाएगा 5, 2 और 3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 5। इधर देखोगे तो 5 है, तो दोनों बराबर है ये आपके। तो मैं कह सकता हूँ इस केस में कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो सो पॉइंट 1,1 lie on the line
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो ऐसे आपको सेटिस्फाई करना होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है और उसके वेरिएबल क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि x और y हमारे वेरिएबल है, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर जज कर पा रहे हैं। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि क्या आता है और उसके बाद, ठीक है। तो ये चीज आप देख लीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं आगे कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर दो इक्वेशन अगर मैंने ले ली तो दोनों इक्वेशन कैसी होगी, कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट होगी, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट कैसे होगी, इंडिपेंडेंट कैसे होगी, ये सारी चीज देखेंगे। तो हम लोग दो इक्वेशन को ले लेते हैं यहाँ पर आपके पास। तो दो इक्वेशन आपकी मैं यहाँ ले रहा हूँ। पहली a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हम कंसीडर कर रहे हैं दो इक्वेशन। अब इनके जो कोफिशिएंट है, x के जो कोफिशिएंट है, y के जो कोफिशिएंट है, या z के कांस्टेंट के जो कोफिशिएंट है, इन दोनों पर डिपेंड करता है कि ये लाइन दोनों आपस में काटेगी, ठीक है ना। ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन होगी या दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइडिंग होगी। तो ये यहाँ पर डिपेंड करती है सारी बातें आपकी, ठीक है ना। तो ये दो बातें हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और समझेंगे इस चीज को, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख देता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 हमारा था ही, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू जैसे आप कह लो यहाँ पर 7 लिख दो। तो ये लाइन कैसे टाइप की होगी ये हम लोगों को देखना है। इन दोनों को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो मान लो इसको कंसीडर कर लेते हैं, हम ये किसी ना किसी पॉइंट पर काट देगा मान लो, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग रेशियो को डिफाइन करेंगे, जरा समझते हैं यहाँ पर कि कैसे रेशियो को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास मैं ले लेता हूँ यहाँ पर बेटा कि अगर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि नॉट इक्वल टू। यहाँ पर क्या मतलब कहने चाह रहा हूँ मैं आपके पास कि अगर इसका x का रेशियो और y का रेशियो और x का और y का रेशियो, इन दोनों के जो रेशियो है x और y के, अगर वो इक्वल नहीं है, चाहे तीसरा वाला इक्वल हो या ना हो, हमें इससे मतलब नहीं है। c1 अपॉन में c2 इक्वल हो या फिर ना हो, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर शुरू की दो टर्म आपकी नॉट इक्वल आ जाती है तो ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी, जैसे इसमें आप कंसीडर करोगे तो कितना आएगा देखोगे यहाँ पर, तो 2/3 और 3/2 ये रेशियो आ रहा है बेटा इसका। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये लाइन आपस में दोनों की दोनों काटेंगी। तो इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और डिपेंडेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों रेशियो को इक्वल मान लूं, ये दोनों रेशियो इक्वल है आपका, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो दिस इज अ पैरेलल काइंड ऑफ लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक है ना, पैरेलल लाइन। और इसमें हम बोलेंगे कि यस, इसमें हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। देखो कैसे समझ पा रहे हो इस बातों को, इन बातों को हम कैसे समझेंगे वो चीज देखो आप कि अगर ये दोनों लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है और डिपेंडेंट है, ठीक है ना, तो उसके लिए हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा कि दोनों लाइनें आपस में आपकी काटेगी एक दूसरे को, ठीक है ना। तो इंटरसेक्टिंग होगी और अगर इसके पास सॉल्यूशन आता है तो उसको हम कंसिस्टेंस बोलते हैं कि आपके पास अगर वन सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंस है, ठीक है ना, और एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंस है, और सॉल्यूशन हो ही ना। अब आप समझ पा रहे हो इस बात को कि ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये इन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन होगा, जो भी पॉइंट होगा x, y, कि अगर आपके पास ये वाली कंडीशन आ जाती है a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटेगी आप। सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पर कि अगर इट इज पैरेलल, अगर ये दोनों पैरेलल है, जिसकी कंडीशन मैंने अभी आपके सामने बताई, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तो ये लाइनें पैरेलल रहेगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो ऐसे को हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंस, ऐसे। तो ये सारी चीजें। और इंडिपेंडेंट, क्या बोलेंगे इसको, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इसमें मैं लिख देता हूँ वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आएगा आपका। तो दिस इज द इंडिपेंडेंट। और तीसरी बात अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर इन तीनों की तीनों ही रेशियो, ये तीनों की तीनों a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, अगर तीनों ही रेशियो सेम आती है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2
इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो ये लाइन कोइंसाइडिंग होगी। देखो मैंने यहाँ पर बना रखी है, आपकी ब्लैक कलर की लाइन है और आपकी ब्लू कलर की लाइन है, दोनों एक दूसरे को काटते हुए जा रही है, एक दूसरे के ऊपर ही जा रही है, दोनों की दोनों सीधी सीधी चलती जा रही है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके, है ना, इनके बीच में सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट होंगे। मतलब इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो दोनों लाइनों को, लाइन वाली पहली वाली लाइन हमारी और दूसरी वाली लाइन, दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करेंगे। इसमें अगर आप कोई पॉइंट कंसीडर करोगे इस लाइन का, तो वो इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा और इस लाइन का पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसमें कोई भी पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, पर जो ये वाला पॉइंट आया है ये दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करेगा सिंगल पॉइंट के लिए। ये वाला जो पॉइंट आएगा x1 y1 ये दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करेगा। मतलब उसमें LHS जो हमने पीछे देखा था, LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के लिए इस पॉइंट पे इक्वेशन में सेम होगा। अगर मान लो मैंने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया यहाँ पे कोई, तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर ही सेटिस्फाई होगा। इसको देखोगे तो इसमें इस पॉइंट का इस पर सेटिस्फाई नहीं होगा, इस पॉइंट का इस पे सेटिस्फाई नहीं होगा। मतलब इस लाइन के पॉइंट का इस पर सेटिस्फाई नहीं होगा, इस लाइन के पॉइंट का इस पे सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसको समझते हैं हम लोग। इसमें अगर इस लाइन पर मतलब ब्लैक वाली लाइन पर आपके पास कोई पॉइंट है तो इस वाली लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो उसके लिए कंडीशन आपके सामने ये रही, ठीक है ना। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, कोइंसाइडिंग, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंस और डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ठीक है ना। ये डिपेंडेंट है आपका क्योंकि एक दूसरे पे प्रॉपर डिपेंडेंट है। और इसमें आप बात करोगे तो सिर्फ एक पॉइंट पर ही डिपेंडेंट है। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ डिपेंडेंट ऑन वन पॉइंट, एक पॉइंट पर दोनों के दोनों डिपेंडेंट है और ये दोनों की दोनों आपकी इंडिपेंडेंट है। ये दोनों की दोनों कंडीशन आपकी इंडिपेंडेंट है ना। तो ये कंडीशन आपके इंडिपेंडेंट के लिए है, ये डिपेंडेंट के लिए, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और ये जो है डिपेंडेंट ओनली वन पॉइंट। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें आपके सामने है कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी एक या एक से ज्यादा या दो तीन जितनी भी है, तो उनको आपस में आप कंपेयर कर सकते हो, उनके कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को, y के कोफिशिएंट को, जिससे आपके पास वो इक्वेशन आ जाएगी और आप जज कर पाओगे कि वो आपस में पहले से ही काट रही होगी, कि वन सॉल्यूशन है, दे आर पैरेलल और दे आर कोइंसाइडिंग। तो ये चीज हम लोगों को देखनी है, तो आप ये देख सकते हो। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन देखे हैं। अब जरा समझो यहाँ पर कि आपके, अब हम लोगों ने जो भी पढ़ा उस चीज़ को एक ही में हम लोगों ने लिख दिया है कि अगर दो लाइन आपको दे रखी है, ठीक है ना, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखी है, तो इसमें ये आपके कोफिशिएंट है, इनकी रेशियो के हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं चीज़ों को। तो इंटरसेक्टिंग और यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या है कि जो x के आगे का कोफिशिएंट है और y के आगे का कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है, तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, है ना। हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि भाई कैसे ये सॉल्यूशन निकाला जाता है, ये पॉइंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि वो कभी नहीं मिलती, तो देयर इज नो सॉल्यूशन, और ये इनकंसिस्टेंस आपके पास रहेगा। तो इनकंसिस्टेंस की ये कंडीशन हो गई आपकी कि जो रेशियो होगी सिर्फ x और y के आगे का इक्वल होगा और लास्ट वाला जो हमारा कांस्टेंट का कोफिशिएंट है वो हमारे पास इक्वल नहीं होगा। और कोइंसाइडिंग लाइन कौन सी होती है हमारे पास, जिसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करती है, तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकल के आ जाएंगे। देखो लाइन काटेगी तो पॉइंट आएगा, पॉइंट आएगा तो वो सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पर काटेगी नहीं तो सॉल्यूशन नहीं है, पर यहाँ पर तो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड है, कोइंसाइड कर रही है एक दूसरे को, मतलब चिपक के चल रही है एकदम से, तो देयर इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन आएगा तब उसे कंसिस्टेंस बोलेंगे। बस इस केस में एक ही सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, और इस केस में हमारे पास इट इज अ डिपेंडेंट, कि इसका हर एक पॉइंट, मैंने जैसे बताया था पहले भी, इसका हर एक पॉइंट इस ऊपर वाली लाइन के ऊपर वो करता है। जो भी पॉइंट हमारा इस वाली लाइन के ऊपर होगा वही पॉइंट हमारा ऊपर वाली लाइन, मतलब हमारे पास अगर इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा वही पॉइंट हमारा इस लाइन पर भी होगा। तो ऐसा है, और इसमें तीनों रेशियो इक्वल आती है, x का कोफिशिएंट भी, y का कोफिशिएंट भी और कांस्टेंट का कोफिशिएंट भी, तो ये तीनों सेम आते हैं। तो इसी चीज पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास, जरा देख लो इस चीज को। तो यहाँ पर देखोगे कि x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है -2, z और c का कांस्टेंट का कोफिशिएंट है 3, x का कोफिशिएंट है 3, y का कोफिशिएंट है 4 और ये -20। तो उसी चीज को हम लोग देख लेते हैं, आ जाओ जरा कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा रेशियो, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो 1/3 x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लिया, ठीक है ना।
इज इक्वल टू -2/4, -2/4। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 आएगा माइनस का, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, कोइंसाइडिंग। हम कह सकते हैं सिंपली यहाँ पर कह सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। वन सॉल्यूशन हो जाएगा इसका और कंसिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। सेकंड केस अभी हम इसको देखते हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो क्या है हमारे पास 2/4, y के आगे देखोगे तो 3/6, और लास्ट वाला देखोगे तो 9/-18। अब इसको देखोगे तो -9 और -18। अब जरा इनको देखोगे तो इसको इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये 1, ये भी 3 1 जा 3, 3 2 जा, और इसको 9 1 जा 9, 9 2 जा, तो ये सारी रेशो इक्वल आ रही है, 1/2, 1/2 और 1/2, ऑल आर सेम। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन दिस केस A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, ऑल आर सेम, all have same value which is half, so it is coinciding line, consistence also or dependent, it is a dependent one। चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसकी। तो इसमें इसके आगे अगर कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 कंसीडर कर लेंगे हम लोग, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाय 4 और -4 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको ढंग से कैलकुलेट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो और ये तो कटेगा ही नहीं, 4 1 जा 4, 4 3 जा, तो हम लोग यहाँ कहेंगे 1/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/3, तो यहाँ नॉट इक्वल में लगा देता हूँ। तो इट इज अ काइंड ऑफ A1/A2, B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो सच काइंड ऑफ लाइंस आर पैरेलल लाइंस, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइंस, है ना। नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंस, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि कितने देखते हैं इस चीज को।